वेलकम टू द चैनल एजुकेशन यूनिटी। एमएड फर्स्ट टाइम में फिलोसफी की जो क्लासेस हम कर रहे थे, आज इसमें से ये दूसरी क्लास है जिसमें हम सेकंड यूनिट को कवर करेंगे। इससे पहले फर्स्ट यूनिट की क्लास आपकी हो चुकी है। तो फिलोसफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो कि वेस्टर्न फिलोसफी के लिए आपका पेपर है, यहाँ पर फर्स्ट पेपर है ये। तो इसके लिए आज हम सेकंड यूनिट की क्लासेस यहाँ पर देखेंगे। तो ये पूरा यहाँ पर सिलेबस हो जाता है जो कि आपको कवर कराया जाएगा सेकंड यूनिट में। इसमें फिलोसॉफिकल इश्यूज़ की बात की गई है, जिसमें से मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स और उनको एजुकेशन से कैसे रिलेट किया गया है। देन एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनको एजुकेशन से रिलेट किया गया है। एक्सियोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, जिनको एजुकेशन से रिलेट किया गया है। देन वैल्यूज़ और पीस की बात की गई है। फिर उसके बाद यहाँ पर एस्थेटिक एजुकेशन आ जाता है, लॉजिक्स इन एजुकेशन और एथिक्स इन एजुकेशन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। इससे पहले फर्स्ट यूनिट में इन सब के बारे में आपको बताया गया है कि इनकी टर्मिनोलॉजी क्या होती है और फिलॉसफी में इनका क्या मतलब है। सो यस, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं यूनिट सेकंड को, जिसमें से यूनिट सेकंड में फर्स्ट पार्ट आपका डील करता है मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशन के बारे में। तो यहाँ पर मेटाफिजिक्स और एजुकेशन के बारे में बताया गया है। जैसा कि आपको पहले से पता है कि मेटाफिजिक्स वर्ड जो है वो स्टडी करता है यहाँ पर नॉलेज को। तो कैसे नॉलेज जो है यहाँ पर दी जाती है, फंडामेंटल प्रॉब्लम्स नॉलेज की बताई जाती हैं। देन रियलिटी को कैसे एक्सपीरियंस में बदला जाता है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो ये जो मेटाफिजिक्स ब्रांच है यहाँ पर फिलोसफी की, वो हमें एक्सप्लेन करती है कि रियलिटी क्या है और ओरिजिन कैसे हुआ है इसका। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर पता चलता है। स्टडी करते हैं हम मेटाफिजिक्स में कि नेचर क्या है थिंग्स का, जैसे कोई भी वस्तु है तो उसकी प्रकृति कैसी है, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें मेटाफिजिक्स बताता है। मेटाफिजिक्स में हम कई सारी चीज़ों की एग्जिस्टेंस की बात करते हैं कि वो क्यों है यहाँ पर और वो ऐसे ही क्यों है, उनका जो स्वरूप है वो ऐसा क्यों है। तो यहाँ पर मैटर, माइंड एंड बॉडी की बात की जाती है यहाँ पे, उसमें सोल और रियलिटी की भी बात की जाती है इसमें से। तो इस तरह से यहाँ पर जो मेटाफिजिक्स वर्ड है, वो मेटाफिजिक्स और एजुकेशन जो दोनों वर्ड हैं वो क्लोजली रिलेटेड होते हैं एक दूसरे से। और एजुकेशन एक तरह से प्रोसेस होता है बिगनिंग का, जो कि डेवलप करता है हमारे इंटेलेक्ट को, माइंड को, स्किल्स को डेवलप करता है, सोशल अवेयरनेस को बढ़ावा देता है यहाँ पर, ताकि हम जो लर्निंग इन्वायरमेंट है उसको जो है क्रिएट कर सकें और उसको बेनिफिशियल बना सकें अपने लिए भी और साथ साथ अपनी सोसाइटी के लिए भी। तो इस तरह से यहाँ पर एजुकेशन इन सारी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करता है बच्चों में और टीचर्स के थ्रू ये डेवलप की जाती हैं। इसके बाद मेटाफिजिक्स जो है वो सिंपली डील करता है फर्स्ट प्रिंसिपल से, जिसमें फंडामेंटल इसका प्रिंसिपल हो जाता है कि मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी, लॉजिक्स, ये सारे ब्रांच हो जाते हैं एक तरह से फिलोसफी के। मेटाफिजिक्स जो ब्रांच है वो प्रिपेयर करती है फिलोसोफर को कि वो फिलोसफिकल जो क्वेश्चंस हैं उनको आंसर कर सके, इन एजुकेशनल इशूज़ को आंसर कर सके। इसलिए यहाँ पर एरिस्टोटल ने बताया है कि मेटाफिजिक्स जो है कई सारे प्रॉब्लम से डील करती है, जैसे कि क्या एग्जिस्टेंस है नेचर की, उसके बारे में बताया जाता है, रियलिटी क्या है, ट्रुथ क्या है। देन इसमें आंसर किया जाता है कैजुअलिटी क्या है, चेंज क्या है, गॉड कहाँ है। इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेटाफिजिक्स में बात की जाती है। तो मेटाफिजिक्स सिंपली जो हम समझ सकते हैं कि डील करता है कि कैसे जो है यहाँ पर चीज़ों की एग्जिस्टेंस है, क्या नॉलेज है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात की जाती है। देन यहाँ पर नेक्स्ट हम आएंगे जिसमें बताया जाएगा कि मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशन रिलेटेड टू मेन, नेचर एंड सोसाइटी। तो कौन कौन सी मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स हैं और एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं जो कि जो है मेन, नेचर और सोसाइटी से रिलेट करती हैं। तो इसमें सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिलोसफी का और ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम्स में, थ्योरेटिकल एग्जाम्स में आपके जो है पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। एरिस्टोटल ने इसमें बताया कि मेटाफिजिक्स जो है इसकी स्टडी हमें फिजिक्स के बाद में करनी चाहिए। और यहाँ पर जो मेटाफिजिक्स वर्ड है वो एक तरह से जो है हमें बताता है कि कैसे जो है रियल एसेंस है, क्या रियल जो है वैल्यू है हर एक ऑब्जेक्ट की या थिंग्स की, उनकी क्या रियल एसेंस है, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मेटाफिजिक्स से हमें पता चलता है। फिजिक्स जबकि हमें ये बताता है कि कैसे एक्सटर्नल फॉर्म में चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन मेटाफिजिक्स हमें ये बताता है कि उनकी ज़रूरत ही क्यों है, उनके एग्जिस्टेंस का क्या रियल जो है एसेंस है, उन सारी चीज़ों के बारे में हमें पता चलता है। इसके बाद सोक्रेटिस ऐसे जो है पहले फिलोसफर थे जिन्होंने ये बताया कि जो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि स्टार है, मून है, सन है, ट्रीज़ हैं, इन सारे ऑब्जेक्ट्स के अलावा जो मेन वर्दी नेचर है वो हमें स्टडी करना चाहिए मैन का। तो मैन को यहाँ पर सेंटर पार्ट रखा गया है फिलोसफिकल स्टडीज़ के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर एजुकेशन को डेवलप किया गया। देन देखते हैं यहाँ पर मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशन रिलेटेड टू मैन से कैसे जो है रिलेट करती हैं ये प्रॉब्लम्स और एजुकेशन। तो मेटाफिजिक्स जो है डील करती है रियलिटी इन मैन, वर्ल्ड एंड hereafter. This has a close bearing upon the aims and ideals of the education. यहाँ पर जो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स डील करती हैं मेन से रिलेटेड, उसमें ये हो जाता है कि मेन और जो एजुकेशन है वो एक दूसरे से जो है क्लोजली रिलेटेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से सेंटर पॉइंट ही मेन होता है। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि मेन जो है वो एक सेंटर पॉइंट होता है फिलोसफिकल स्टडीज़ का। तो यहाँ पर जो मेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं अध्यात्म की, तो उसमें ये हो जाता है कि मेन जो है वही जो है वर्ल्ड से रिलेटेड है और हेयर आफ्टर मतलब कि परलोक से भी रिलेटेड है। तो इस तरह से मेन जो है सेंटर पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ पर जो एम्स और एजुकेशन के जो आदर्श होते हैं, आइडल्स होते हैं, वो क्लोजली रिलेटेड हो जाते हैं व्यक्तियों से, मानव से। तो इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि मानव अपना खुद का डेवलपमेंट कर सके, एक तरह से जो है
यूनिक पर्सनैलिटी के तौर पर उभर सके, ताकि इन सारे डेवलपमेंट से जब एक कैरेक्टर का डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होता है, और इसी सोसाइटी के डेवलपमेंट से सारे नेशन का जो है डेवलपमेंट होता है, एक देश का भी डेवलपमेंट होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम सेल्फ का डेवलपमेंट करें, खुद को समझें, खुद का डेवलपमेंट करें, खुद के अंदर ऐसी स्किल्स कैपेबिलिटीज़ को डेवलप करें, और साथ ही साथ हम जो है अपने मोरल्स और वैल्यूज़ को, अपने रिलीजियस एजुकेशन को बढ़ावा दे सकें, जिससे कि हम जो है एक तरह से भगवान पर विश्वास कर सकें, अपने वेदों पर विश्वास कर सकें, और उनसे कही हुई बातों की, जो भी बातें हमारे वेदों में, हमारी भगवत गीता में या पुराणों में लिखी गई है, उनको हम फॉलो कर सकें रियल लाइफ में। इससे कि हम एक अल्टीमेट रियलिटी से जो है इंटरैक्ट कर पाएंगे और एक यूनिक पर्सनैलिटी कैरेक्टर को डेवलप कर पाएंगे। इस तरह से यहाँ पर जो है एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जाता है इन सारी चीज़ों के थ्रू, कि क्योंकि हम अगर एक आदर्शवादी जीवन जीते हैं तो उससे जो है एजुकेशन उसी में जो है इन्वॉल्व हो जाती है, और यहाँ पर जिन चीज़ों को हम पढ़ते हैं उन्हीं को अपने रियल लाइफ में फॉलो कर लेते हैं। तो ये जो ह्यूमन नेचर है, इसी से सबसे ज़्यादा एजुकेशन अफेक्टेड होती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले ह्यूमन का डेवलपमेंट करें। तो यहाँ पर अगर हम मेटाफिजिकल थ्योरीज़ में देखें कि कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे एजुकेशन के डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें से सबसे ज़्यादा जो स्कूल इन्फ्लुएंस करते हैं उसमें से नेचुरलिज्म आ जाता है, जो कि नेचर को फॉलो करता है, यहाँ पर बैक टू नेचर की बात की जाती है। देन आइडियलिज्म आ जाता है, जिसमें आइडियल्स को फॉलो किया जाता है। प्रेगमेटिज्म आ जाता है स्कूल, जिसमें कि हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस के थ्रू, लर्निंग बाय डूइंग के थ्रू करने की सलाह दी जाती है। रियलिज्म आ जाता है, जिसमें रियलिटी यानी कि जैसा जो ये जो संसार जैसा एग्जिस्ट करता है, जैसा रियल है, उसी को फॉलो करने की बात की जाती है। देन सेकंड यहाँ पर जो इशू है वो मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स एंड एजुकेशन रिलेटेड टू मैन एंड सोसाइटी। तो यहाँ पर मानव और सोसाइटी, हमारा समाज कैसे जो है इन सारी चीज़ों से रिलेटेड है, उन सारी चीज़ों की बात की गई है। तो मनुष्य और समाज से जुड़ी जो आध्यात्मिक समस्याएं हैं और शिक्षा है, उसके बारे में यहाँ पर बात करेंगे। तो मैन एक तरह से ग्रेट वर्ल्ड का ही एक पार्ट है, ये जो महान संसार है इसका एक भाग हो जाता है मैन, जिसमें से ये जो ऑल मेन्स हैं, सभी मनुष्य हैं, वो एक ही तरह के ह्यूमन नेचर को फॉलो करते हैं, और नेचर यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहता है, नेचर नहीं बदलता है, ये चेंजिंग नेचर का नहीं होता है यहाँ पर। तो इस तरह से सभी जो मैन हैं, सभी जो मानव हैं, वो सेम ही नेचर के होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं, और उनके पास नेचुरल पावर जो है वो सेम होती है सभी मानव के पास में। तो इस तरह से ये कहा जाता है कि ये जो नेचुरल पावर है वो एक परफेक्ट फॉर्म में हर एक इंडिविजुअल में एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी, और इनकी नेचुरल पावर सेम होने की वजह से ये एक जो है नेचुरल फिनोमिना में आते हैं, एक वर्च्यू में आते हैं। इस तरह से एजुकेशन जो है वो हर एक नेशनल पावर का, हर एक मैन की पावर का सेम डेवलपमेंट भी करता है, वो उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी करता है, बौद्धिक विकास भी किया जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से एजुकेशन का भी यही एम हो जाता है कि हर एक इंडिविजुअल का समान तौर पर हम विकास कर सकें। तो इसमें से जो है उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को भी पूरा बढ़ावा दिया जाता है, उनके वर्च्यूज़ को भी पूरा डेवलपमेंट किया जाता है, और सभी मनुष्य के लिए ये जो एम है वो समान ही रहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मेटाफिजिक्स का एक डायमेंशन ही होता है यहाँ पर मैन और नेचर में रिलेशनशिप देखना। तो इस तरह से मैन और सोसाइटी से रिलेटेड जो यहाँ पर मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स थी, उसमें हम समान तरह से इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करेंगे सेम लेवल पर, और सेम लेवल पर भी यहाँ पर वर्च्यूज़ का भी डेवलपमेंट किया जाता है। वर्च्यूज़ इन द सेंस उनमें सद्गुणों का विकास, यानी कि अच्छी चीज़ों का, अच्छी क्वालिटीज़ का, अच्छी वैल्यूज़ का यहाँ पर डेवलपमेंट किया जाता है। देन इसी क्वेश्चन में आपको डिफाइन करना होता है वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद मैन, नेचर एंड सोसाइटी। मैन, नेचर और सोसाइटी से रिलेटेड यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं, जिनमें से पहली प्रॉब्लम होती है प्रॉब्लम ऑफ बीइंग। प्रॉब्लम ऑफ बीइंग का सेंस ये होता है कि यहाँ पर अस्तित्व की प्रॉब्लम होती है हर एक मानव में, उनके नेचर में, उनके सोसाइटी में क्या वैल्यू है, इन सारी चीज़ों को लेकर वो जो है परेशान रहते हैं, संबंधित प्रॉब्लम्स उसमें आती रहती हैं। तो यहाँ पर एरिस्टोटल का कहना रहता है कि ये जो अस्तित्व है उसको उन्होंने गॉड से जो है रिलेट किया है, गॉड से ही जो है जोड़ा है, और इसको जो है शुद्ध अस्तित्व के रूप में बताया है कि हमें खुद को जो है ईश्वर से जोड़ना चाहिए। तो इस तरह से अस्तित्व एक होता है, इटर्नल फॉर्म में होता है, और नॉन चेंजिंग रहता है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। देन सेकेंड प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ सब्सटेंस। तो यहाँ पर जो है फिजिकल जो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, पदार्थों की प्रॉब्लम होती है, समस्या हो जाती है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम ऑफ सब्सटेंस है, इसमें ये हो जाता है कि मेटाफिजिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो कंटिन्यूसली अट्रैक्ट करती हैं फिलोसफर के अटेंशन को। और यहाँ पर एरिस्टोटल ने ये डिस्टिंक्ट किया है, यहाँ यानी कि डिफरेंस बताया है कि सब्सटेंस, पदार्थ में और एक्सीडेंट में क्या जो है डिफरेंस है दुर्घटनाओं में। तो सब्सटेंस यानी कि जो पदार्थ है वो खुद में ही एग्जिस्ट होता है, खुद में ही माना जाता है, जबकि इसके अपोजिट अगर हम एक्सीडेंट को डिफाइन करना चाहें तो एक्सीडेंट का मतलब हो जाता है कि जो खुद में निहित नहीं है, बल्कि ये इनडायरेक्टली किसी और थिंग्स में, किसी अनदर थिंग्स में एग्जिस्ट करता हुआ देखा जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रॉब्लम्स ऑफ सब्सटेंस की बात की गई। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ एसेंस एंड एग्जिस्टेंस। एसेंस और एग्जिस्टेंस के बारे में जो है JP स्टार्ट ने कहा है यहाँ पर कि यहाँ पर जो है एग्जिस्टेंस प्रेसीड्स एसेंस, जो कि ये जो क्वेट है एग्जिस्टेंस प्रेसीड एसेंस, ये आपको एग्जिस्टेंशलिज्म में काफ़ी बार देखने को मिलता है, क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर एग्जिस्टेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अस्तित्व आता है, सार जो है बाद में आता है। जबकि अगर ट्रेडिशनल वेस्टर्न कॉन्सेप्ट की बात करें फिलोसफी में तो उसमें जो है सार को ज़्यादा प्राथमिकता दी गई है अस्तित्व के ऊपर। इस तरह से नेक्स्ट प्रॉब्लम आ जाती है प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल।
तो प्रॉब्लम ऑफ यूनिवर्सल का मतलब हो जाता है कि फ़िलॉसफी में जो चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि ब्यूटी, जस्टिस, गुडनेस या ह्यूमैनिटी, किसी भी चीज़ों के बारे में बताया गया है, तो वो एक तरह से यूनिवर्सल है, हमेशा सांसारिक रूप में रहती हैं, ना कि वो एक थॉट है जो कि माइंड में आया और चला गया। देन नेक्स्ट प्रॉब्लम इसमें से आ जाती है, जो कि प्रॉब्लम ऑफ अपीयरेंस एंड रियलिटी है। अपीयरेंस यानी कि जो चीज़ें यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं फिजिकल ऑब्जेक्ट में है, और रियलिटी जो कि रियल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है, यहाँ पर उन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम्स की बात की गई है कि ये जो है ऑलवेज आप उन सारी चीज़ों को जो कि अपीयरेंस में है और रियलिटी में है, उनको सेंस कर सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो। तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम बताई गई। देन प्रॉब्लम ऑफ माइंड बॉडी इंटरेक्शन की बात की गई है यहाँ पर। प्रॉब्लम ऑफ माइंड बॉडी इंटरेक्शन का सेंस यहाँ पर ये हो जाता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है रिलेट करता है, और यहाँ पर कंट्रोवर्शियल जो है इश्यूज भी कई टाइम पर आ जाते हैं, क्योंकि आपकी माइंड और बॉडी में जब इंटरेक्शन जो है सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो आप चीज़ों में कॉन्फ्लिक्ट लाते हैं, उनको सही तरीके से समझ नहीं पाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पर इशूज़ अराइज होने लगते हैं। इस तरह से ये इशूज़ हो गए यहाँ पर मैन, नेचर एंड सोसाइटी से रिलेटेड। नेक्स्ट टर्म में यहाँ पर आ जाता है एपिस्टेमोलॉजिकल इशूज़ एंड एजुकेशन की बात करेंगे। तो एपिस्टेमोलॉजी स्टडी करती है स्टडी ऑफ ओरिजिन, नेचर एंड लिमिट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। ह्यूमन नॉलेज जो है इसका ओरिजिन कैसे हुआ है, उसका नेचर क्या है और उसकी लिमिट क्या है, इन सारी चीज़ों की बात की जाती है एपिस्टेमोलॉजी में। तो एपिस्टेमोलॉजी इश्यूज इन फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, क्या एपिस्टेमोलॉजिकल इश्यूज होते हैं फिलोसफी में, तो यहाँ पर पहला हो जाता है द ओरिजिन ऑफ नॉलेज, कैसे जो है उद्गम हुआ है ज्ञान का, उन सारी इश्यूज के बारे में यहाँ पर बात की जाती है। तो फिलोसफर यहाँ पर बताते हैं, वो सिर्फ इस चीज़ को एड्रेस नहीं करते हैं कि क्या नॉलेज है, बल्कि वो इस चीज़ को भी एड्रेस करते हैं कि कैसे नॉलेज अराइज हुई है, इसका उद्गम कैसे हुआ है, ताकि लोग मोटिवेटेड रहें उन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करने के लिए और ओरिजिनल ट्रुथ को जान सकें, नेचर क्या है ट्रुथ का वो जान सके। देन सेकंड जो प्रॉब्लम यहाँ पर एड्रेस की जाती है वो इनेट एंड अक्वायर्ड नॉलेज की जाती है, कि नॉलेज जो है वो हमारे पास पहले से जन्मजात है या फिर हम उस चीज़ को अक्वायर कर रहे हैं, हम अपने स्किल से, हम अपने एफर्ट से उस नॉलेज को ग्रहण कर रहे हैं इस संसार में रहकर। तो इस तरह से एक्सपीरियंसेस की बात की जाती है, और बाय बर्थ नॉलेज जो है उसकी बात की जाती है यहाँ पर। ये भी एक तरह से प्रॉब्लम में जो है आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि या तो नॉलेज पहले से ही एग्जिस्ट करती है हमारे माइंड में बाय बर्थ, या फिर हम उसको जो है एक्सपीरियंसेस के थ्रू गेन करते हैं। देन थर्ड जो इशू हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर नेचर ऑफ नॉलेज। नेचर ऑफ नॉलेज का सेंस ये है कि ये एक सबसे बेसिक जो है एपिस्टेमोलॉजिकल इशूज हो जाता है कि क्या प्रकृति है हमारे ज्ञान की, क्या वो कैसे फॉर्म में जो है एग्जिस्ट करता है, क्या कॉन्सेप्चुअल फॉर्म है उसका या फिर टेक्निकल नॉलेज है वो, तो किस तरह से जो है इंक्वायरी की जाती है इन सर्टेन फॉर्म्स की या कॉन्सेप्ट की या आइडियाज़ की, उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात की जाती है। देन यहाँ पर नेक्स्ट देखें तो मेंटल और नॉन मेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज की बात की गई है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नॉलेज जो है वो हमारा मेंटल ऑब्जेक्ट है या फिर नॉन मेंटल ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर है कि जब हम किसी चीज़ को ग्रहण करते हैं तो वो एक कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं नॉलेज में जिनको हम अक्वायर करने के लिए काफ़ी एफर्ट देते हैं, काफ़ी सीक्वेंस फॉर्म में उनको अक्वायर करते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में सीख जाते हैं बिना किसी एफर्ट के। तो वो जो सेंसेस हम कवर करते हैं, वो जो नॉलेज हम कवर करते हैं, वो नॉन मेंटल कॉन्सेप्शन में आती है, और जिसके लिए हम एफर्ट करते हैं वो मेंटल कॉन्सेप्शन में आ जाती है। नेक्स्ट जो एपिस्टेमोलॉजिकल इशूज़ है फिलॉसफी में वो आ जाता है यहाँ पर ओकेजनल एंड डिस्पोजिशनल नॉलेज का। ओकेजनल नॉलेज जो है उसमें कवर किया जाता है कि यहाँ पर एक करंट सिचुएशन में जो आपकी अवेयरनेस होती है उसे हम ओकेजनल नॉलेज कहते हैं। जैसे कि आप किसी प्रॉब्लम पर वर्क कर रहे हैं और सडनली आप उसके सॉल्यूशन तक पहुँच जाते हैं, तो उसको ओकेजनल नॉलेज कहते हैं। डिस्पोजिशनल नॉलेज वो होती है जिसमें आपको सर्टेन कंडीशंस दी जाती है वर्किंग के लिए, तब आप उसमें जो है वर्क करते हैं, तो इसको जो है डिस्पोजिशनल नॉलेज कहा जाता है। देन यहाँ पर हम देखेंगे एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है एपिस्टेमोलॉजी का। तो एपिस्टेमोलॉजी जो ब्रांच है फिलॉसफी की, उसमें हमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशन में देखने को मिलता है। शैक्षिक निहितार्थ इसका ये हो जाता है कि पर्पस ऑफ स्कूलिंग में देखें तो इसका स्कूलिंग का पर्पस इसमें बताया गया है कि बच्चों में हम स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कर सकते हैं, आध्यात्मिक और बौद्धिक उनका विकास होता है इससे एपिस्टेमोलॉजी से, क्योंकि वो जब हर एक चीज़ के बारे में, हर एक नॉलेज के बारे में समझ जाते हैं, तो इसमें ये हो जाता है कि बच्चा जो है आध्यात्म को भी प्राप्त कर सकता है और अपने भौतिक विकास में भी सहायक हो सकता है। देन नेक्स्ट करिकुलम की अगर हम बात करें स्कूल में, तो यहाँ पर लेक्चर मेथड को फॉलो किया जाता है, आपस में डिस्कशन किया जाता है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, स्टूडेंट और स्टूडेंट के बीच में। देन रिफ्लेक्शन, यानी कि कोई एक टास्क दे दिया जाता है, उसमें बच्चे रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, थिंकिंग करते हैं। तो इस तरह से सोक्रेटिस मेथड को भी यहाँ पर फॉलो किया जाता है, क्वेश्चन आंसर भी जो है मेथड यहाँ पे फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट नेचर ऑफ लर्नर की बात करें तो यहाँ पर इंडिविजुअल कैपेबिलिटीज़ को माइंड में रखा जाता है टीचर के द्वारा, और उसी हिसाब से उन्हें जो है नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है, गाइड किया जाता है। रोल ऑफ टीचर की बात करें तो रोल मॉडल होता है यहाँ पर टीचर बच्चों के लिए, जैसा कि एक टीचर होगा, जैसे उसकी पर्सनैलिटी होगी, जैसे उसकी जो है व्यक्तित्व होगा, उसी तरीके से जो है बच्चे बनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बच्चों के लिए रोल मॉडल का काम करता है टीचर। नेक्स्ट एक्जियोलॉजी एंड एजुकेशन की बात करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रांच हो जाती है ये। तो एक्जियोलॉजी और एजुकेशन में यहाँ पर बात की जाती है कि एक्जियोलॉजी जो है वो प्रॉब्लम्स ऑफ वैल्यूज़ या नेचर ऑफ वैल्यूज़ से डील करती है ये ब्रांच हमारी, और इसमें मेजर कवर किया जाता है इसकी स्टडी में कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ क्या हैं, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स क्या हैं, और क्या प्लेस है यहाँ पर लॉजिक्स का, एथिक्स का और एस्थेटिक्स का। तो इस तरह से यहाँ पर
जो है कवर करेंगे। इसमें जो एक्सियोलॉजी है एजुकेशन में वो डील करती है कि व्हाट इज़ गुड, गुड क्या है, ब्यूटी क्या है, आर्ट क्या है। तो इस तरह से वैल्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को यहाँ पर डील किया जाता है। तो मेजर एरियाज में यहाँ पर कवर किया गया है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ में आ जाता है ट्रेडिशनल वैल्यूज़ ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और जो फेटर्निटी की बात की गई है वो यहाँ पर देखेंगे। देन वैल्यूज़ अंडर द डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग रिलीजन जो है जैसे कि हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, क्रिश्चियन है, इन सारी रिलीजन में अलग अलग कल्चर्स हैं, इनकी अपनी वैल्यूज़ हैं। तो उन सारी जो है वैल्यूज़ के बारे में यहाँ पे बात की जाएगी। देन नेक्स्ट है यहाँ पर डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑफ वैल्यूज़ के भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसे कि आइडियलिस्टिक जो फिलोसफर है वो अलग वैल्यूज़ को मानते हैं, प्रेगमेटिस्ट जो है वो अलग मानते हैं, नेचुरलिस्ट अलग मानते हैं और एग्जिस्टेंशियलिस्ट अलग मानते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर प्लेसेस ऑफ लॉजिक, एथिक्स एंड एस्थेटिक्स की बात की जाती है एजुकेशन में। तो वैल्यूज़ और पीस की अगर हम बात करते हैं तो वैल्यू का सेंस ये हो जाता है, वैल्यूज़ आर डिफाइंड इन लिटरेचर एज एवरीथिंग फ्रॉम इंटरनल आइडियाज़ टू बिहेवियरल एक्शंस। तो वैल्यूज़ का मतलब हो जाता है कि जो हमारे माइंड में एक इंटरनल आइडिया है, जो एक आध्यात्मिक थॉट है हमारा, उनको हम अपने बिहेवियर में या अपनी पर्सनालिटी में, अपने एक्शंस में कैसे शो करते हैं, उस चीज़ को ही वैल्यू कहा जाता है। तो वैल्यू में उन सारे आइडियाज़ को अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाता है। अकॉर्डिंग टू एम हारालम्बर्स यहाँ पर बताया गया है वैल्यू के बारे में, अ वैल्यू इज़ अ बिलीफ दैट समथिंग इज़ गुड एंड डिज़ायरेबल। तो यहाँ पर एक फिलोसफर के द्वारा ये डेफिनेशन दी गई है, जिन्होंने ये बताया है कि वैल्यू एक तरह से हमारा एक बिलीफ होता है जिसमें हम अच्छी और इच्छाजनक जो है चीज़ों को एक्सपेक्ट करते हैं, रखते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर वैल्यूज़ को डिफाइन किया गया। देन टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ में आए तो यहाँ पर अलग अलग टाइप्स हो जाते हैं वैल्यूज़ के। फर्स्ट है इंडिविजुअल वैल्यूज़। इंडिविजुअल वैल्यूज़ का सेंस ये हो जाता है कि इसमें वो सारी वैल्यूज़ आती हैं जो एक डेवलपमेंट पर्सनैलिटी जो है फॉलो करता है, एक इंडिविजुअल के द्वारा जो फॉलो की जाती हैं, जैसे कि ऑनेस्टी, लॉयल्टी, ऑनर, ये सारी चीज़ें जो है एक इंडिविजुअल वैल्यूज़ में आती हैं। देन कलेक्टिव वैल्यूज़ का मतलब है कि एक सोशल फिनोमेना में जिन वैल्यूज़ को पैरामीटर के तौर पर देखा जाता है, उन जो है वैल्यूज़ को यहाँ पर रखा गया है, जिसमें से इक्वालिटी आ जाती है, जस्टिस आ जाता है, सोशल वेलनेस आ जाती है। तो इन सारी चीज़ों को कलेक्टिव वैल्यूज़ में रखा जाता है। अभी आप देखिए, जो जब एक जैसे गाँव में आप देखें कि कोई एक फ़ैसला आया, तो वहाँ पर उस फ़ैसले को जब प्रधान करता है या जस्टिस दिलाता है, तो वो अगर बात तर्कसंगत हुई, वो जस्टिस अगर तर्कसंगत होता है, तभी जो है क्षेत्र के लोग या गाँव के लोग उस जो है प्रधान की बात को मानते हैं, वरना उससे डिनाई करने लगते हैं कि ये जो है एक तरह से जस्टिस नहीं हुआ। तो यहाँ पर इक्वालिटी को भी फॉलो किया जाता है कलेक्टिव वैल्यू के तौर में, और जस्टिस को भी फॉलो किया जाता है। देन इंट्रिंसिक वैल्यूज़ आ जाती हैं। इंट्रिंसिक वैल्यूज़ का इंस्टेंस ये हो जाता है कि ये रिलेटेड होती हैं गोल ऑफ लाइफ से, हमारी लाइफ का क्या गोल है उससे रिलेटेड ये इंट्रिंसिक वैल्यूज़ होती हैं, जिसमें एक ह्यूमन राइट और ड्यूटीज़ को भी फॉलो किया जाता है। ये जो है ह्यूमन राइट्स और ड्यूटीज़ की बात करती हैं, ह्यूमन के वर्च्यूज़ की बात करती हैं, सद्गुणों की बात करती हैं। तो इस तरह से ये जो है हाईएस्ट प्लेस होता है हमारी वैल्यूज़ का। देन नेक्स्ट वैल्यूज़ आती हैं यहाँ पर फैमिली वैल्यूज़। फैमिली वैल्यूज़ या तो गुड होंगी या बैड होंगी। फैमिली वैल्यूज़ का मतलब हो जाता है कि यहाँ पर एक इंडिविजुअल के द्वारा ये जो फंडामेंटल बिलीफ्स हैं अपने पेरेंट्स के लिए या अपने स्पाउस के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो वो क्या हैं? ये एक तरह से सिंपलेस्ट टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आती है, क्योंकि जैसे जैसे एक व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत करता जाता है, वैसे वैसे ये वैल्यूज़ और उससे जो है अटैच होती चली जाती हैं। तो इस तरह से फैमिली वैल्यूज़ हो गई। नेक्स्ट वन इज सोशल एंड कल्चर वैल्यूज़। सोशल एंड कल्चर वैल्यूज़ एक तरह से डिफरेंट फॉर्म होता है, एक तरह से फ्यूजन फॉर्म हो जाता है हमारी वैल्यूज़ का, डिफरेंट फॉर्म ऑफ वैल्यूज़ का। तो यहाँ पर सोशल और कल्चरल वैल्यूज़ को देखते हुए तब कई सारी वैल्यूज़ को मिलाकर ये वैल्यू बनती है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है कि मटेरियल वैल्यूज़। मटेरियल वैल्यूज़ जो है हमारी बेसिक नीड्स से रिलेटेड होती हैं, जो हमारे सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हो जाती हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती हैं। तो ये जो पर्सनल, फैमिली और सोशल वैल्यूज़ के लिए हमें ज़रूरत होती है फंडामेंटल नीड्स की, उन नीड्स को ही मटेरियल वैल्यूज़ में कहा जाता है। जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान आपने सुना होगा, तो ये सारी हमारी मटेरियल नीड्स में आ जाएंगी। इसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्पिरिचुअल वैल्यूज़। स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का सेंस ये हो जाता है कि एक व्यक्ति जो है नॉन मटेरियल एस्पेक्ट में कितना बिलीव कर रहा है, उसके थॉट्स क्या हैं, रिलीजियस बिलीव्स को लेकर उसके क्या थॉट्स हैं। तो इन सारी चीज़ों को बेसिक से लेकर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये जब वैल्यूज़ डेवलप होती हैं तो उसको जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ कहते हैं। क्योंकि आप अगर अपनी लाइफ के एंड गोल को पाना चाहते हैं, लिबरेशन को पाना चाहते हैं, मोक्ष को पाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो है स्पिरिचुअल वैल्यूज़ का डेवलप होना बहुत नेसेसरी होता है। नेक्स्ट मोरल वैल्यूज़ आ जाती हैं। मोरल वैल्यूज़ में ये हो जाता है कि आपका जो एटीट्यूड है या आपका जो बिहेवियर है वो एक सोशल एक्सेप्टेंस फॉर्म में होना चाहिए। तो आप जो है ऐसे व्यक्तित्व में या ऐसे कैरेक्टर में रहिए कि सोसाइटी में रहने वाला हर एक इंसान आपके बिहेवियर को ईजिली एक्सेप्ट कर सके। तो इस तरह से ये मोरल वैल्यूज़ हो जाती हैं, जिसमें ऑनेस्टी है, लिबर्टी है, ट्रुथ है, ये सारी चीज़ें ही कवर की जाती हैं। द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ आती हैं। तो ये इनमें हो जाता है कि इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ में आता है कि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होने चाहिए, किसी पर निर्भर नहीं होने चाहिए, और पोलाइटनेस होनी चाहिए आपकी बातों में। तो इस तरह से आप पोलाइट होने चाहिए जो है अपना एक्ट करने के लिए या किसी से बातचीत करने के लिए। ये टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हो जाती हैं।
जो कि यहाँ पर कवर की गई हैं एक्सियोलॉजी में। देन नेक्स्ट यहाँ पर इंडियन वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज़ की बात की गई है इंडियन वैल्यूज़ में, जिसमें से फर्स्ट हो जाता है त्याग, जिसको रिनंसिएशन कहा जाता है। त्याग का मतलब हो जाता है कि आप अपनी चीज़ों को छोड़ने के लिए जो है तैयार रहिए, तो ये जो है एक तरह से ह्यूमन वैल्यूज़ में आता है। देन दान, चैरिटी होनी चाहिए आपके उसमें कैरेक्टर में, तो ये जो दान की प्रवृत्ति है वो हिंदू, बुद्धिज़्म, जैन, सिख हर एक जो है फिलॉसफी के स्कूल्स में बताई गई है यहाँ पर। तो इस तरह से आपको दान भी आना चाहिए, चैरिटी भी आनी चाहिए। इसके बाद धर्म, आप धर्म पर विश्वास करने वाले होने चाहिए, इटर्नल लॉज को, ड्यूटीज़ को, कंडक्ट को, बिहेवियर को मानने वाले होने चाहिए। देन नेक्स्ट निष्ठा, डेडिकेशन होनी चाहिए आप में। किसी भी काम को अगर आप कर रहे हैं तो उसमें डेडिकेटली जो है इन्वॉल्व होइए, आप अपने फुल जो है पोटेंशियल के साथ में उस काम को करिए। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है सत्य, यानी कि आपको ट्रुथ, सत्य यानी कि ट्रुथ, आपको हमेशा जीवन में जो है सत्य ही बोलना चाहिए। एक अपने स्पीच में, अपने एक्शंस में जो है आप जो है सत्य को फॉलो करते रहिए। देन अहिंसा हो जाता है, अहिंसा का मतलब है नॉन वायलेंस, यानी कि आप जो है क्रुएलिटी नहीं करेंगे। तो ये एक कार्डिनल वर्च्यू हो जाता है यहाँ पर इंडियन वैल्यूज़ में, जो कि हर एक स्कूल के द्वारा जो है फॉलो भी किया गया है। देन उपेक्षा, नेक्स्ट इंडियन वैल्यू आ जाता है। उपेक्षा का सेंस ये हो जाता है कि इसके बिना आप जो है लव नहीं कर सकते हैं किसी को, और इसके बिना आप किसी के लिए जो है पॉजिटिव नहीं हो सकते हैं, उसके लिए जो है फिक्र नहीं जता सकते हैं। तो इस तरह से आपको उपेक्षा भी आनी चाहिए। ट्रुथ लव का एक तरह से सिंबल हो जाता है ये। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे यहाँ पर एक्सियोलॉजी में, तो एक टीचर कैसे जो है डेवलप होता है इन वैल्यूज़ को, उनके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि टीचर हमेशा जो है टीच करता है स्टूडेंट को कि वे अपने जो है एल्डर्स की, यानी कि अपने से बड़ों की भी जो है इज्जत करें और अपने से छोटों को भी सम्मान दें। देन नेक्स्ट टीचर डेवलप कर सकता है कि कैसे जो है अपनी फैमिली को प्यार देना चाहिए बच्चों को, चाहे वो गर्ल चाइल्ड हो या बॉय चाइल्ड हो। तो हर किसी को जो है ये बताना चाहिए टीचर्स को कि कैसे आप अपनी फैमिली में जो है एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, फ्रेंडली वे में रह सकते हैं और जो है जीवन का आनंद ले सकते हैं। देन नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि टीचर को ऐसी एबिलिटीज़ को डेवलप करना चाहिए बच्चों में कि वो सेक्रीफाइसेस भी कर सकें। तो हार्डशिप के थ्रू जैसे बच्चों को कठिन परिश्रम भी करना चाहिए, उसके साथ साथ अगर बच्चों को ये बताया जा रहा है कि ये आपके लिए सही नहीं है या ये आपकी जो जिद है वो सही नहीं है, तो बच्चे वहाँ पर उस जिद को छोड़ दें। तो इस तरह से बच्चों को सैक्रिफाइसेस भी करने आने चाहिए। मेंटेन सेल्फ डिसिप्लिन, तो बच्चों को ये सिखाया जाना चाहिए टीचर के द्वारा कि वो सेल्फ डिसिप्लिन को मेंटेन कर सके, खुद का ध्यान रख सकें, खुद जो है अनुशासन में रहें, हर एक बात के लिए उनको पेरेंट्स को टोकना ना पड़े, बार बार जो है उनके ऑब्जेक्ट न करना पड़े। तो इस तरह से यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ गुड एजुकेशन भी बताया जाना चाहिए टीचर्स के द्वारा कि कैसे एक अच्छी शिक्षा ही अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण करती है, और वो अपनी लाइफ में भी जो करना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, वो एक अच्छी शिक्षा से ही संभव है। तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पर बताया जाना चाहिए, इन सारी वैल्यूज़ को डेवलप किया जाना चाहिए एक टीचर के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पर पीस एजुकेशन आता है हमारा टर्म। पीस एजुकेशन इन द सेंस कि ये एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है जो कि प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल कैनोटेशन से चलता है यहाँ पर। पीस एजुकेशन का सेंस ये हो जाता है यहाँ पर कि हमारे अंदर कितनी शांति है, तो हम कितना इनर सेल्फ में काम फील कर रहे हैं, मेंटल लेवल हमारा कितना काम है, हम इमोशनली कितना बैलेंस हैं, और हम अपने कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर एंड कर चुके होते हैं, उनसे जो है मुक्ति मिल चुकी होती है हमें, वो सारे कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर चुके होते हैं। तो पीस का मतलब होता है कि वॉट यू थिंक इट इज़, तो यह क्या है और वॉन्ट इट टू बी, कैसे होना चाहिए, ये जो है हमारी पीस में आता है। तो इस तरह से पीस हैज़ बीन अंडरस्टूड टू बी इन द अब्सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है पीस में। तो इस तरह से यहाँ पर पीस के बारे में बताया गया। देन पीस जो है एलिमिनेट करता है किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट को और किसी भी तरह के वायलेंस को, कोई भी हिंसा है या कोई भी तरह का इशू है तो उसे जो है पीस में, पीस एजुकेशन के थ्रू हम रिजॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है पीस एजुकेशन का, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर डेवलप किया जाता है सेंस ऑफ यूनिवर्सल वैल्यूज़ को, तो सांसारिक जो वैल्यूज़ हैं उनको डेवलप किया जाता है पीस एजुकेशन के थ्रू। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि प्रिपेयर करना है ऐसे सिटीजन्स को जो कि एक डिफिकल्टीज़ को या अनसर्टेन सिचुएशन से कोप अप कर सके। तो यहाँ पर जो डिफिकल्टीज़ होती हैं और कोई भी सिचुएशन अचानक से लाइफ में आ जाती है तो उसके लिए बच्चा जो है प्रिपेयर रहता है, उसको हैंडल कर सकता है इजीली। इस तरह से पीस एजुकेशन का ऑब्जेक्ट हो जाता है कि एजुकेट करना है एक इंडिविजुअल को और उसे डेवलप करना है ऐसी एबिलिटीज़ के लिए कि वो अपनी वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज भी कर सके और उसके साथ उन्हें एक्सेप्ट भी कर सके। तो ये जो इंडियन वैल्यूज़ आपको अभी बताई गई हैं, इनको बच्चा पहचान भी सके और इनको अपने जीवन में जो है फॉलो भी कर सके। नेक्स्ट यहाँ पर पीस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि हमें बच्चे को ऐसे जो है डेवलप करना है कि वो नॉन वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट की हो रहा है। देन नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है पीस एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव कि यहाँ पर हमें सिटीजन को रिस्पेक्ट देनी है कि वो अपने कल्चरल हेरिटेज को भी रिस्पेक्ट कर सकें और अपने इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्ट कर सकें। इस तरह से पीस एजुकेशन होल क्राइटेरियाज में हेल्पफुल करता है बच्चे को। नेक्स्ट टर्म आ जाता है यहाँ पर एस्थेटिक एजुकेशन। एस्थेटिक जैसा कि ग्रीक टर्म है और उसमें आपका एस्थेटिक का मतलब ही हो जाता है कि परसेप्शन थ्रू द सेंसेस, यानी कि अपने सेंसेस के थ्रू हम क्या परसेप्शन डेवलप कर रहे हैं अपने माइंड में, वो यहाँ पर होता है। तो एस्थेटिक का मतलब ही हो जाता है कि स्टडी ऑफ आर्ट एंड ब्यूटी, आर्ट और ब्यूटी की ही यहाँ पर जो है
स्टडी की जाती है। एस्थेटिक एजुकेशन मेनली डील करता है टीचिंग और लर्निंग से, और ये जो टीचिंग और लर्निंग है वो इंगेज होते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स, वर्क करते हैं हैंड्स ऑन इंक्वायरी के थ्रू, क्वेश्चनिंग के थ्रू, राइटिंग के थ्रू या आर्ट मेकिंग के थ्रू। तो यहाँ पर सेंसेस पूरी तरह से इन्वॉल्व होती हैं। टीचर्स रोल इन प्रमोटिंग एस्थेटिक एजुकेशन, टीचर का क्या रोल होता है एस्थेटिक एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए। तो यहाँ पर टीचर बच्चे को फॉस्टर करते हैं, लर्निंग के लिए तैयार करते हैं, एक क्रिएटिव सपोर्टिव इन्वायरमेंट डेवलप करते हैं बच्चों की लर्निंग के लिए। देन आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों के स्ट्रेंथ को, वीकनेसेस को, ताकि बच्चा उस पर जो है वर्क कर सके, अपनी वीकनेसेस को जो है कम कर सके। देन यहाँ पर ओपन अप करते हैं न्यू एरियाज ऑफ लर्निंग को, नए नए एरियाज को डेवलप करते हैं यहाँ पर लर्निंग के लिए। देन हाइडन करते हैं उनकी अवेयरनेस को। तो इस तरह से यहाँ पर एस्थेटिक एजुकेशन में टीचर का रोल बताया गया। नेक्स्ट जो टर्म आ जाता है वो लॉजिक्स इन एजुकेशन आ जाता है। लॉजिक का मतलब हो जाता है कि कैसे हम जो है डिडक्टिव और इंडक्टिव लॉजिक्स को अप्लाई करते हैं। डिडक्टिव का सेंस ये हो जाता है कि जनरल टू स्पेसिफिक चलता है ये, यानी कि एक जर्नलाइज फॉर्म को हम जो है स्पेसिफिक सिचुएशन तक ले जाते हैं जब हम थ्योरी को बिल्डअप कर लेते हैं। देन इंडक्टिव लॉजिक आता है। इंडक्टिव लॉजिक का सेंस ये हो जाता है कि जब स्पेसिफिक फॉर्म से जर्नलाइज फॉर्म में आते हैं, अब थ्योरी बन चुकी है पूरी तरह से, तो थ्योरी को इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, उसको जर्नलाइज कर दिया जाता है, तो उसे हम इंडक्टिव कहते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो है कनेक्शन होता है लॉजिक और एजुकेशन के बीच में। लॉजिक और एजुकेशन का जो कनेक्शन है वो पूरी तरह से ऑपरेशनल प्रैक्टिकल को बताता है, जिसमें एक साइंटिफिकली प्रूवन किया जाता है कि कुछ डिलिमिटेशन भी होती है यहाँ पर एजुकेशनल एक्ट्स की। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि इंपॉर्टेंस क्या है लॉजिक की, तो लॉजिक एक तरह से रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है एजुकेशन के लिए, क्योंकि जो स्टूडेंट हैं वो लॉजिक के थ्रू या रीजनिंग के थ्रू ही समझ सकते हैं कि रियलिटी का रियल एस्पेक्ट क्या है, और वो समझ सकते हैं कि कैसे इसे अडॉप्ट करना है, कैसे ग्रो करना है हमें, और सेम रीजनिंग के साथ में सेम टाइम में इन सारी चीज़ों को समझा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर हो जाता है एथिक्स इन एजुकेशन। एथिक्स का सेंस ये हो जाता है कि एक प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट है ये जो कि राइट और रॉन्ग के बीच में डिफरेंशिएट करता है, क्या सही है और क्या गलत है, इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर मोरल प्रॉब्लम्स के बारे में बताया जाता है एथिक्स में। एथिक्स जो है पूरी तरह से ह्यूमन कंडक्ट से रिलेटेड होता है, कैरेक्टर और वैल्यूज से रिलेटेड होता है। तो इसमें स्टडी किया जाता है राइट और रॉन्ग बिहेवियर को, और देन एविल्स जो है एविल्स और गुड बिहेवियर के बीच में डिफरेंस बताया जाता है कि क्या सही और क्या गलत बिहेवियर है, उसके बीच में क्या डिफरेंस है। तो इस तरह से एथिक्स इन एजुकेशन के थ्रू जो है स्मूथली एक सिस्टम जो है चलता रहता है, अपनी चीज़ों को फॉलो करता रहता है। यहाँ पर एथिक्स इन एजुकेशन जो है कैपेबल होता है इंस्ट्रक्टर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी, क्योंकि अगर टीचर एक पढ़ा रहा है तो टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें अपने जो है कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, एथिक्स को फॉलो किया जाता है। और अगर स्टूडेंट टीचर से शिक्षा ले रहा है तो उसके भी अपने कोड ऑफ कंडक्ट हैं, एथिक्स हैं कि टीचर के साथ में कैसे उसे बिहेव करना है। देन इंपॉर्टेंस ऑफ एथिकल एजुकेशन, तो एथिकल एजुकेशन जो है फैमिली के लिए भी एसेंशियल हो जाता है, यहाँ पर स्कूल के लिए भी एसेंशियल हो जाता है, यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी एसेंशियल हो जाता है, उसके साथ साथ बिजनेस के लिए भी एसेंशियल हो जाता है। क्योंकि हर एक जगह पर जहाँ पर बच्चा शिक्षा ले रहा है या कोई काम कर रहा है या अपने फैमिली इन्वायरमेंट में भी है, तो उसको जो है एथिक्स को फॉलो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर फैमिली वैल्यूज़ में अगर हम देखें तो पेरेंट्स के साथ में कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ही बच्चे के रोल मॉडल होते हैं, तो उनके साथ में क्या एथिक्स, क्या सोशल बिहेवियर उसे करना चाहिए, उन सारी चीज़ों की शिक्षा देती है कि एथिक्स इन एजुकेशन। देन स्कूल में उसे कैसे बिहेव करना है, क्या सही है क्या गलत है, कैसे जो है उसका कैरेक्टर फॉर्मेशन होना चाहिए, क्या सिस्टम एजुकेशन सिस्टम को वो कैसे फॉलो कर रहा है, रिलीजियस बिलीव्स को डेवलप किया जाता है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर स्कूल में एजुकेशन जो है बेनिफिशियल हो जाता है एथिक्स इन एजुकेशन। देन यूनिवर्सिटी में तो एक प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो किया जाता है, तो इसलिए यहाँ पर एथिक्स बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। तो इस तरह से हर एक डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ में अलग अलग एथिक्स होते हैं, तो उन सारे एथिक्स को, गुड बिहेवियर को, गुड डिसीजन को, गुड जो है बिहेवियर को डेवलप करना पड़ता है, और डिफरेंट मोरल्स को डेवलप करना पड़ता है एक बच्चे में। देन यहाँ पर नेक्स्ट हो जाता है अगर आप किसी बिजनेस काम में हैं तो वहाँ पर भी अपने एथिक्स होते हैं, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है किसी भी ऑक्यूपेशन का, तो आपको कैसे यहाँ पर बिलीव करना है, आपको कैसे बिहेव करना है एक बिजनेस लाइफ में, वो सारी चीज़ें जो है बताई जाती हैं एथिक्स इन एजुकेशन के थ्रू। तो इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई अलग अलग ब्रांचेज ऑफ एजुकेशन में कि कैसे वो एजुकेशन से रिलेटेड होती हैं और क्या उनके इश्यूज हो सकते हैं यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड या मैन से रिलेटेड या सोसाइटी से रिलेटेड। तो उन सारी चीज़ों को आपको समझाया गया है। देन यहाँ पर PYQs दिए गए हैं, 2017 के हैं, 18 के हैं, 21 के हैं। तो इस तरह से आप जो है PYQs यहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच। ये जो है आपकी सेकंड यूनिट यहीं पर कंप्लीट होती है।